आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। इस पे मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा होता कि राहुल जी को यहाँ सीएम कैंडिडेट बना के भेजते तो ज्यादा बेटर होता, लड़ने में अच्छा था। मोहरे बदल बदल कर कभी वो राज बब्बर जी को, कभी मसूद साहब को, कभी शीला दीक्षित जी को, कभी प्रियंका जी को, न जाने कितने नामों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। नमस्कार। बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत। अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित यूपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। कुछ दिन पहले शीला दीक्षित ने यूपी का चेहरा बनने के सवाल पर कहा था कि वो यूपी की बहू है। उनके साथ यूपी के पुराने अनुभवी नेताओं की टीम का एक तरह से जो प्रचार समिति है उसके बना दी गई है, जिसमें संजय सिंह, जितिन प्रसाद, सलमान खुर्शीद, मोहसिना किदवई, रीता बहुगुणा जोशी, श्री प्रकाश जायसवाल, राजीव शुक्ला, तमाम नेता शामिल हैं। एक फहरिस्त। हाल ही में राज बब्बर को कांग्रेस अध्यक्ष वहां पे राज्य का बनाया गया था, लेकिन इससे पहले बीजेपी के, आपको बता दें, जो अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि अच्छा होता कि राहुल जी को यूपी में सीएम कैंडिडेट के तौर पर भेजते। एसपी बीएसपी मुक्त उत्तर प्रदेश और कांग्रेस का कोई वजूद यूपी में नहीं है। लेकिन बीजेपी के सामने अब सवाल यह होगा कि उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यूपी की लड़ाई 2014 के बाद सत्ता प्रदर्शन की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जा सकती है। बीजेपी के लिए वर्चस्व की तो कांग्रेस के लिए वजूद की। तो बड़ी खबर में हम पहले चरण में यही समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नदीम जावेद प्रवक्ता कांग्रेस स्टूडियो में मौजूद हैं, अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शीला दीक्षित ने क्या कहा है इस पूरी जीत के बाद सुनेंगे कि उनका क्या कहना रहा है। लेकिन नदीम जावेद जी, आपसे किस तरह से ले रहे हैं आप अपनी इस टीम को? नहीं, मुझे लगता है बहुत शानदार टीम है। चूंकि राज बब्बर जी को कल अध्यक्ष बनाया गया है, राज बब्बर जी के बाद आज शीला जी को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में पार्टी ने प्रस्तुत किया है, संजय सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, प्रमोद तिवारी जी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। तो ये एक पूरी टीम है और एक तरह से जो कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस भी है, यंग लोग भी हैं, और जो चैलेंज है आने वाले समय के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी करके जो कांग्रेस के बेस्ट चेहरे हैं उनको यूपी में प्रस्तुत करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगी। मैं जब से मैंने प्रश्न डाला आज की ट्विटर पर कि ये शीला दीक्षित का चेहरा लाना सही है या नहीं, ठीक है, वो दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है और तमाम उनके पास चीजें उनके पक्ष में जाती है। लेकिन जो उम्र का सवाल है वो कांग्रेस के तमाम जो कई नेता हैं जो यहाँ पे भी आते वो भी उठाते थे। तो बहरहाल एक शौकत हुसैन ने उन्होंने कहा है कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नए चेहरों की जरूरत है पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए? नए चेहरे पार्टी शीला जी को मदद करने के लिए कई सारे हैं। शीला जी चूंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जो बार बार बात आ रही है, 15 साल तक जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काम किया था, वो काम का रिफ्लेक्शन भी उत्तर प्रदेश में होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश पिछले 27 वर्षों से विकास में पिछड़ गया है बुरी तरह से, और जातियों के इक्वेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश की टोटल राजनीति हो गई है। तो ये बात सही है कि शीला जी की उम्र है, लेकिन उसके बाद भी शीला जी बहुत एक्टिव है। अब देखिए, प्रदीप जोशी ने भेजा है शी इज मैच्योर देन अखिलेश, मायावती एंड अदर्स। लेकिन फिर एक है सरफराज अली, उन्होंने कहा है कि भाई शी इज ऑलरेडी गॉट रिजेक्टेड बाय दिल्ली पीपल। तो जो ये तमाम एक आम जनता के, मैं यहाँ पे 1-2 ट्वीट्स ले रही थी क्योंकि ये ट्विटर जो हमारी वर्ल्ड है उसमें लोग तमाम रिएक्ट करते हैं, तो इस तरह से रिएक्शन भी आ रहा है। देखिए, किसी भी डिसीजन में हर तरह के लोगों की राय आती है। कुछ पॉजिटिव आएगी, कुछ जो हमारे खिलाफ लोग होंगे वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, और ये लोकतंत्र की खासियत भी है कि ये पॉजिटिव पक्ष भी होता है और उसकी कमियां भी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को झोंकने का काम किया उत्तर प्रदेश में एक तरह से, और बहुत ही समझबूझकर, बहुत चर्चा करके, लोगों से बातचीत करके, वर्कर से भी बात हुई है, लीडरशिप में भी बात हुई है, और शीला जी एक ऐसा चेहरा है जिस पर कांग्रेस ने दांव खेला है। चलिए, तो हम उम्मीद है झोंकने का काम किया या वजूद की लड़ाई पूछेंगे। लेकिन अनिला जी, कांग्रेस ने तो अपना, चलिए जो भी कहें, किसी भी तरह से अपने
सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। असम में बीजेपी ने देखा था किस तरह से जब सीएम कैंडिडेट दिया तो वहां पे जो नतीजा रहा बीजेपी के पक्ष में गया। क्या यहाँ पे भी ऐलान होगा या नहीं होगा, या कह दिया जाएगा ये राज्य अलग है? निधि जी, आपने अभी अभी असम का उदाहरण दे दिया भारतीय जनता पार्टी को लेकर, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ऐसे भी प्रदेश हमने जीते हैं जहां पर हमने पहले ऐलान नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी नीति के साथ जो नीति है उसकी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी। कल को अगर हम कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित करते हैं तो वो भी सबके सामने आ जाएगा। परंतु मैं केवल आपसे ये कहना चाहती हूं कि हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में ये है, तत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ नारी की पूजा होनी चाहिए, परंतु नारी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 78 वर्षीय शीला दीक्षित जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया, दिल्ली की राजनीति को मैं कहूंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वो कह जरूर रही हैं कि मैं बहू हूं उत्तर प्रदेश की, परंतु ऐसी बहू रही हैं जिसने पलटकर अपनी ससुराल की तरफ नहीं देखा। अगर थोड़ी भी अगर भावनाएं, अब नारी के उसमें ही ये सवाल नहीं, मैंने कहा ना ऐसी बहू रही हैं, तो अगर थोड़ी भी भावनाएं उनको अपने ससुराल के प्रति रहती तो काश वे उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा पहले मुड़कर देख लेती। मैं इतना जानना चाहती हूं निधि जी, स्वागत करती हूं शीला दीक्षित का एक नारी होने के नाते, परंतु उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश 2 लाख तकरीबन 2,40,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में 20 दिल्ली समा जाएं, तकरीबन यहां पर अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें 1 लाख तो गांव है यहां पर। कैसे सोच रहे हैं कांग्रेस वाले कि शीला दीक्षित जी को एक मुख्यमंत्री चेहरा लेकर आ जाएंगे, और ये जो प्रयोगशाला बनाई हुई है बीएसपी एसपी और अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की, और गिनी पिग्स बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले वासी, इनको क्षमा कर देंगे? ये केवल एक बात जोड़ दी है, चूंकि शीला जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर रही, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से सांसद भी रही, लगातार उनका उत्तर प्रदेश के लोगों से संबंध भी रहा, और हम लोग तो लगातार शीला जी के संपर्क में रहे। और मैं समझता हूं कि ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कार्यकर्ता था वो शीला जी से जब भी आते थे लोग दिल्ली में बातचीत करते थे, जितने इलेक्शन होते थे उसमें वो कैंपेन करती थी। मेरे खुद के चुनाव में वो आई थी और सब जिलों में घूमी थी वो। शीला जी का उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से एक जीवंत संवाद है, उनका एक रिश्ता है, और ये कहना कि साहब महिला होने के नाते और ये वो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्याकुल होकर ये रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शीला जी के आते ही इनको परेशानी। तो आपने चुनाव सही कर लिया शायद। नहीं, परेशानी इस बात की है निधि, परेशानी इस बात की है कि बारंबार ये जो पार्टी हैं, जैसे चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं, सपा बसपा, और जिनकी मैं कहती हूँ हमेशा जननी जो है कांग्रेस रही है, वो इस प्रकार की प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? और जितनी कमेटी गठित हुई है आप देख लीजिए, सारे के सारे हारे हुए और कंट्रोवर्शियल लोग हैं इसमें। मैं एक को गिना तो अपने तमाम जो बड़े बड़े चेहरे उनको सब में शामिल कर लिया है। बिल्कुल, तो एक सब हारे हुए हैं, सब हारे हुए। मैं आपको एक का नाम बता सकती हूँ और कहां से हारे हुए हैं, ठीक, और कंट्रोवर्शियल भी है। अभी नदीम जी कह रहे थे कि पूरे कांग्रेस के ये चेहरे हैं, बहुत मजबूत चेहरे हैं, ईश्वर बचाए ऐसे चेहरों को उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ठीक है। विनोद जी, आप शीला जी का नाम आया, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लग रही, लेकिन एक तरह से है कि उनको राजनीति का अनुभव इतना है, एक तरह से कांग्रेस ने उनके चेहरे पर भरोसा किया है। देखिए, कांग्रेस को के सामने सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का संकट है। कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में आज भी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज है। कांग्रेस ने 2009 में 22 सीटें भी जीती थी, और राजबब्बर ने मुलायम सिंह के घर में फिरोजाबाद में उनकी बहू को हराया था। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम खत्म है, सीटें आती रहती है। भाजपा और कांग्रेस की विधानसभा की सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 28 सीटें इनकी हैं, 49 उनकी हैं, 28 इनकी हैं, 49 इनकी हैं विधानसभा की बात। 2014 में मोदी जी के करिश्मे से 73 सीटें बीजेपी ने जीती, वो उसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन 2012 के जो रिजल्ट थे वो आसी पास थे दोनों पार्टियां। लेकिन कांग्रेस के सामने नेतृत्व का बहुत बड़ा संकट है, वो संकट भाजपा के सामने भी है प्रदेश के स्तर पर। अब शीला जी चूंकि ये सही है उत्तर प्रदेश की हैं, उनका जो ससुराल और मेरा गांव बिल्कुल 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उत्तर प्रदेश से उनका निरंतर संवाद भी रहा है। उम्र जरूर उनके उसमें आड़े आती है, 78 साल की हैं। एक सवाल जरूर उठेगा कि एक तरफ युवा नेतृत्व की बात की जाती है, नदीम जावेद जैसे युवा मौजूद हैं यहाँ पर, दूसरा एक 78 साल की महिला को क्यों उतारा गया। लेकिन उसका एक दूसरा जवाब भी है, जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश को में एक परिपक्व मुख्यमंत्री भी होता रहा है।
कमलापति त्रिपाठी से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा और विश्वनाथ प्रताप सिंह और सारे लोग रहे, बड़े मैच्योर लोग रहे। इवन कल्याण सिंह भी जब मुख्यमंत्री बने तो बड़े मैच्योर मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह रहे। बाद में उत्तर प्रदेश में जो है जिस तरह से राजनीति हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पे शीला दीक्षित के ऊपर दांव खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था मैं कांग्रेस एक के चीज पास। पूछना चाह रही हूँ कि इसलिए भी उनको लाया गया, इतनी वो उम्र दराज है, अनुभवी वो ज्यादा मैं कहूंगी अगर हैं, कि जो इतने बड़े जो दिग्गजों की फहरिस्त है जो अब जिनको पूरी टीम में शामिल किया गया। जब मुझे याद है जब प्रशांत किशोर ये पदभार संभाला था तो उनका एक कहीं बयान आया था कि यहाँ पे तो सभी नेता हैं, कार्यकर्ता मुझे मिलता नहीं है। तो ये तमाम जो नेता हैं, संजय सिंह, जितिन प्रसाद, मोहसिना किदवई, रीता बहुगुणा जोशी, श्रीप्रकाश जायसवाल, सलीम शेरवानी, पीएल पुनिया, निर्मल खत्री, ये तमाम नेताओं को इस कमेटी बनाकर रख दिया गया और उनके ऊपर से ये अनुभवी नेता को बैठा दिया गया कि भाई आप इनके नीचे शांत रहिए। ये सारे वो नेता हैं जो पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं और 1990 से जब से कांग्रेस हारी है तब से इन सारे नेताओं पर प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। सलमान खुर्शीद 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, निर्मल खत्री अभी 2 साल अध्यक्ष रहे हैं, बाकी सारे जो है वो भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर सके। ये भी सच्चाई है। इसीलिए इस बार जो प्रयोग किया है प्रशांत किशोर की सलाह से और ये कांग्रेस नेतृत्व ने कि राज बब्बर, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो तो समाजवादी पार्टी में थे, 10 साल पहले ही कांग्रेस में आए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को संगठन की कमान दी गई जो ओरिजिनल कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा और उसकी छवि को देखते हुए प्रयोग किया गया। बिल्कुल जाने पहचाने चेहरे, जाना पहचाना चेहरा, क्योंकि 25 साल से आप जो है उन्हीं को देख रहे हैं जो ओरिजिनल कांग्रेसी थे। अच्छा, शीला दीक्षित को इसलिए दिया गया कि भाई जब याद कीजिए शीला दीक्षित जब यूपी से आई थी दिल्ली तो सवाल उठा था कि दिल्ली में क्या कर पाएंगी। उसके बाद एचके अलभगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने पहले की बात है। विनोद जी, सवाल यहाँ पे ये उठेगा, मैं अभी आऊंगी आपके पास, पहले जूही सिंह के पास जाऊंगी कि वाकई में वो उनका ब्राह्मण होना, एक ब्राह्मण बहू होना उनके पक्ष में क्या है या उनका अनुभव उनके पक्ष में क्या है, दोनों चीज वो तो, लेकिन फिर भी इसको और समझेंगे। जूही जी आप भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अगले भाग में हम आगे थोड़ा अखिलेश जी का जो लर्निंग वाला सीएम वाला बयान है उसको समझेंगे, लेकिन इस समय अगर कांग्रेस इस पुरजोर तरीके से अपनी पूरी टीम का ऐलान करती है और शीला दीक्षित जैसे महिला को जो इतनी अनुभवी हैं और उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व किया दिल्ली में, उनको एक सीएम चेहरा बनाकर उतारती हैं, तो समाजवादी पार्टी खेमे कैसा ले रहा है इसे? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी आंतरिक रणनीति है, लेकिन कांग्रेस से याद रखे कि बहुत बहुत वरिष्ठ हैं और मंच से उनके वरिष्ठ नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली को आकर गंदा कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता, ये उनका जरूर कार्यकर्ताओं से संवाद रहा होगा, बहुत रिस्पेक्टेड है, दिल्ली की राजनीति वो कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को वो मंच भी याद है और सवाल पूछेगी। साथ ही बहुत सारे आरोप लगे हैं, सही है या गलत है, ये मंच नहीं है बात करने का, उन आरोपों का भी जवाब शीला दीक्षित को देना पड़ेगा। अपने सारे नेताओं का प्रयोग कांग्रेस कर ले। सीएम चेहरा प्रोजेक्ट होने से कोई सीएम हो नहीं जाता है। चुनाव मुद्दों पर होगा, शीला दीक्षित जी भी अपने मुद्दे लेके आएंगी, हम भी अपने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जूही जी, जिस तरह से कांग्रेस ने एक यूनिट के तौर पर एक जो पूरी लिस्ट बनाई है उसमें तमाम जो विरोधाभासी नेता थे, जो बहुत ही बड़े नेता थे, लेकिन उनकी सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती थी, उनको इस पूरी प्रचार समिति में, समन्वय समिति में उनके नाम डाल दिया और एक टीम के तौर पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन उल्टे समाजवादी पार्टी में जो आप लोग सत्ता में हैं, लेकिन एक बिखराव की स्थिति है, क्या उस बिखराव को पाट पाएंगे? निधि, हमारे यहाँ कोई बिखराव की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स अनाउंस्ड हैं, बाकी जगह हमारे विधायक हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, हम अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच ऑलरेडी जा रहे हैं। चुनाव कार्यकर्ता लड़ेगा, सबकी बूथ कमेटियां लड़ेंगी। क्या उनकी महत्वाकांक्षाओं को कांग्रेस साध पाई है कि नहीं, ये जवाब बेहतर वो पहुंच आपको दे सकेंगे। और क्या इस कमेटी में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, कोई बाहर से चेहरा लेके आना। प्रमोद तिवारी जी का शामिल हैं कमेटी में, समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंचे हैं, राजबब्बर जी का उल्लेख आ रहा है। अभी माननीय सांसद जी का नाम लिया गया कि उनकी बहू को उठाए, क्या बहू और बेटी से ऊपर उठ जाए और एक राजनीतिक तरह से बात करें। अगर शीला दीक्षित जी बहुत परिपक्व राजनीति है तो वो भी आज सांसद है, कन्नौज से सांसद है, तो किसी ने किसी की बहू को नहीं हराया, सब अपने मुद्दों पर लड़े। इन्होंने वही कहते हैं जो हम लगातार कहते आते हैं। बात कही है उन्होंने, प्रमोद जी का नाम लेके, प्रमोद जी की जो बात कह दी, लेकिन उस तरह से ये भी नदीम जावेद जी, ये भी कि कांग्रेस ने एक श्रेय भी जाता है कि जो तमाम फोर्सेस थी इधर उधर जो जा रही थी, उनको एक लिस्ट में डालकर दे दिया, भाई आप भी
संभाले। पैकेज बना दिया। पैकेज बना दिया, भले ही अब जमीन पे इसका क्या असर होगा वो अलग पैकेज बना के पेश कर दिया जनता के 96 सामने। में मुलायम सिंह जी देश के रक्षा मंत्री बने थे और उनके साथ 3 और मंत्री बने थे, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था भारत सरकार को, यूनाइटेड फ्रंट को। 89 से लेकर सेकुलरिज्म के नाम पे कई बार कांग्रेस को समर्थन हमने भी दिया है। नहीं 1996 में समर्थन दिया था यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को। 1991 में मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर जब बीपी सिंह से अलग हुए थे तभी कांग्रेस ने किया था। 1991 में किया, 1996 में किया, 1998 में किया, 2003-4 में किया। तो कई बार मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि राज्य के ऐसे थे, तो इस तरह की बात अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी को भी समर्थन हमने दिया कि संसद चलने दी जाए। दूसरी बात जो विजय भाई ने कही थी, हम ये कह रहे हैं कि आपकी कमेटी क्षेत्रीय दल जो होते हैं ना, जो केंद्र में आता है, उसके लिहाज से उनको तमाम और चीजें देखनी पड़ती हैं, तब समर्थन लेना और देना पड़ता है। बहुत पंडित जी, ये पुख्ता हो गया ना, लगातार हम लोग ये कहते हैं कि सपा और बसपा जो हैं ये कांग्रेस की बैसाखियां हैं, और अभी ये खुद अपने आप में सिद्ध हो गया। जो जी ने कहा और नदीम जी ने भी कहा कि आपस में मिलकर ये राजनीति करते हैं, बीजेपी की नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस चल रही है। पॉलिटिक्स बसपा के साथ तो 3 बार जो भाजपा ने गठबंधन किया और 1 बार कांग्रेस ने किया, तो आप भी बड़ी नहीं है उससे। और ऐसा गठबंधन जिसमें 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री तय हुआ था, 6 महीने आप रहेंगे, 6 महीने बीजेपी का रहेगा। अब तो वो बिल्कुल आपकी बैसाखी। और लोगों ने ये कहा कि चुनाव होने वाला है। ऐसा भी हो सकता था कि भाई रात और दिन का मुख्यमंत्री तय हो जाता। अनिला जी, आपको याद होगा कि जब ये मुलायम सिंह यादव, जो ये नीतीश कुमार और तमाम एक गठबंधन बन रहा था, किस तरह से मुलायम सिंह यादव उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे? केंद्र में आपकी सरकार थी, वो तमाम सवाल तभी भी उठे थे और उठते रहेंगे कि कौन किसके साथ जाएगा। सवालों के बिना पूरी नहीं होती, बिल्कुल पूरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अनिला जी, मैं आपसे सवाल, केशव प्रसाद मौर्य ने आज शीला जी के ऐलान से पहले ही उन्होंने कह दिया था, शायद उनको भी खबर होगी, कि राहुल जी अगर यूपी के सीएम कैंडिडेट होते तो और अच्छा होता। एसपी बीएसपी मुक्त उत्तर प्रदेश और कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त भारत, फिर बीएसपी एसपी मुक्त उत्तर प्रदेश, ये आप लोग सबको मुक्त करने में क्यों? जैसे आप कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, तो कांग्रेस मुक्त का मतलब सीधा सीधा होता है भ्रष्टाचार मुक्त। यहाँ पर जैसे जूही जी ने भी कहा है कि अगर हम इस पे चर्चा करने बैठ जाएं, कौन किसने कितने घोटाले किए हैं, तो शायद आपका कार्यक्रम का समय भी बहुत कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये देश जिसका सालों साल शोषण हुआ है सत्ताधारी सरकारों द्वारा, जो केंद्र में शासित हो जाती थी, या ऐसी सरकारें जो प्रदेश में आती थी और उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता था कि किस प्रकार से अपनी झोली भरें और जनता जो है वो भाड़ में जाए, तो उन सबसे मुक्त हमें प्रदेश चाहिए और उनसे हम मुक्त रखेंगे इस देश को भी। अगर हमें इस देश का विकास चाहिए, प्रदेशों का विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश आप भी जानते हो कि इसी से, उत्तर प्रदेश से ही राह निकलती है केंद्र की सत्ता की। सबसे बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, ये अपने आप में एक महान देश है। तो यहाँ पर तो ऐसी सत्ता आनी चाहिए। और तकरीबन आपको बताऊं, यहाँ का जो 65% यूथ है वो बेरोजगार घूम रहा है। मुझको समझ में नहीं आता कि जब एक युवा मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, तो उसने एक युवा के विषय में क्यों नहीं सोचा। दूसरी बात, आपने मौर्य जी के विषय में अभी कहा कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आते तो अच्छा होता, सीएम के चेहरे की तरह। वो शायद उन्होंने बहुत सही बात कही। अभी तो यहाँ पे जैसे अखिलेश जी ने खुद ही ने एडमिट कर लिया है कि वो लर्निंग सीएम है, तो एक और फेस आ जाता लर्निंग सीएम की क्यों में कि भी मैं भी कुछ राजनीति सीखना चाहता हूं। परंतु ये प्रयोगशाला नहीं है, हम इसको प्रयोगशाला नहीं बनने। तो कांग्रेस ने तो उतार दिया बहुत अनुभवी पीएचडी। मैंने वही तो कहा, उन्होंने अनुभवी नहीं, उन बेचारी बुजुर्ग महिला को ये किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे कुछ लज्जा, छटपटाहट है बीजेपी में कि छटपटाहट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता प्रियंका जी को अगर वो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आए। शायद ये बात नदीम जावेद को कहनी चाहिए। केवल आपने जो मैं एक बात कह देता फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी को जब लॉन्च किया था तो युवा भारत का नारा दिया था, युवा नेतृत्व का, उसको इन्होंने मोदी जी ने हाईजैक कर लिया, युवाओं को बीजेपी ले गई। अब कांग्रेस ने बुजुर्गों को आगे किया है, तो बुजुर्गों को तो उनके साथ रहने दीजिए कम से कम। नदीम जी, मैं राहुल गांधी का एजेंडा था मेरे ख्याल से, जब वो बहुत एक्टिव हो रहे थे कि भाई युवा आएंगे, बहुत सीनियर्स नहीं होने चाहिए, कांग्रेस का एक युवा चेहरा होना चाहिए। तो क्या जो ये पूरी लिस्ट आई इसमें राहुल जी की बिल्कुल नहीं चली? मुझे ऐसा या दिग्गजों को सेटिस्फाई करना बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के लिए? नहीं, राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ युवा रहेंगे और बुजुर्ग नहीं रहेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। और आप देखिए, और शायद एक जितिन प्रसाद का ही चेहरा जो थोड़ा युवा नजर आ रहा है। जितिन प्रसाद के साथ नहीं, आरपीएन सिंह का है। आरपीएन सिंह को आज उपाध्यक्ष बनाया गया, शायद आज या कल। नहीं, आज उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में उपाध्यक्ष है। और कई सारे लोग और भी है जो कि युवा है।
दूसरी बात ये कि और राज्यों में भी, चाहे राजस्थान हो सचिन पायलट को दिया, हरियाणा हो अशोक तमर को दिया, यहाँ भी राहुल की चल रही है कि नहीं चल रही? मध्य प्रदेश में भी अरुण यादव को दिया। यूपी की बात करें तो यूपी में भी बहुत ज्यादा अहम है, होना चाहिए। देखिए, जब भारत सरकार थी तो उस टाइम पे इन दोनों लोगों को और बाकी आदित्य जी को, प्रदीप जैन आदित्य को भी मंत्री बनाया था। ऐसा नहीं, एक आदित्य इनके पास भी है, आदित्यनाथ। नहीं, मैं तो ये कहना तो चाहती दोनों हूं, के जब बीच दिल्ली हारे थे तो शीला जी को रिटायर कर दिया था इन लोगों ने, फिर बिल्कुल रिटायरमेंट की कोई बात ही नहीं, केरल भेज दिया था गवर्नर बना के। तो सामंजस्य होना चाहिए, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का, या जो लोग सीनियर लोग हैं उनका, बुजुर्गों का होश, बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश, तो वो एक कॉम्बिनेशन है और हम समझते हैं कि इसका नतीजा। दूसरी बात, इन्होंने एक रोजगार की भी कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वायदा था, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। बिल्कुल। आपने एक बात और कही, भ्रष्टाचार की बात कही, 36,000 करोड़ का घोटाला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां चला रहे हैं सरकार, राजस्थान सरकार पर आरोप है, व्यापम इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस पर भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो अपने आईने में भी देख ले। मैं एक अपने चीज का चेहरे उत्तर दूंगी नदीम जी, दूसरे परंतु आज अच्छा रहेगा कि येदियुरप्पा साहब को आपने वापस ले लिया, उनको जिम्मेदारी कर्नाटक की सौंप दी। के घोटाले, आपकी पार्टी के घोटाले में सारी चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार। लॉजिकल और रैशनल बात करिए, बिल्कुल लॉजिकल रैशनल बात करिए। आप शीला जी आप जब घोटाले की बात कर रही है तो आप येदियुरप्पा साहब की भी चर्चा कर लीजिए। 80,000 करोड़ के जो घोटाले शीला जी के टाइम पर हुए हैं, उसका क्या उत्तर है? कांग्रेस आप शीला दीक्षित के विषय में बता दीजिए। लोकतंत्र पे हमला है, विपक्ष को आप कहेंगे मुक्त कर दीजिए, ये तो फांसीवादी नजरिया हो गया कि विपक्षी नहीं हो, मैं ही रहूंगा सिर्फ। केंद्र की सरकार, जब आपकी सरकार केंद्र में थी तब के बारे में नहीं कह रही हूं मैं, तो तब के बारे में कह रही हूं शीला दीक्षित जी दिल्ली में थी मुख्यमंत्री के रूप में, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, करोड़ के घोटाले 1952 से लेकर 1998 तक दिल्ली का इतिहास है, कोई रिपीट नहीं किया था। जहां आपकी सरकार अभी मेरी केवल एक बात सुन लीजिए। नहीं, मैं क्यों आप उत्तर प्रदेश के विषय में बात करिए, और जिस महिला को आपने यहाँ पर एक चेहरा बनाकर उतारा है, मैं उसके राजकाज के बारे में बात करूंगी। आप बात करिए, केंद्र की बात करेंगे तो मैं केंद्र की बात करूंगी। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो गुलाम नबी आजाद से पहला सवाल जो शीला दीक्षित के नाम के बाद वो यही पूछा गया था, इनको घुमा दिया उन्होंने, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ ले गए। हाँ, तो उनका जब ये तर्क था कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो जब उन पर भ्रष्टाचार के मामले, तो हम देखेंगे, और शीला दीक्षित खुद लगातार कहती आई हैं कि उनको दिल्ली वाले मामले में अभी तक समन नहीं मिला है, जब होगा तब देखा जाएगा। आज तक मैंने उनको सुना है, आज भी, कि उन्होंने कहा कि मुझे अब तक समन नहीं मिला है। तो जो ये भ्रष्टाचार के आरोप वाला तर्क होता है, हम देखते हैं सीएम दर सीएम बार बार बनते रहते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, उसको वो शायद ज्यादा ठहरता नहीं है राजनीति में, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण तो जयललिता है, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा था, बाद में कोर्ट से, और कितनी थम्पिंग हो जाएगी। आपकी बात एक लेवल तक इसलिए सत्य है, जहां जहां जिस प्रदेश में आप रीजनल पार्टीज देखेंगे वो लोग बहुत पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी। परंतु इस देश की जो न्याय प्रणाली है उस पर भी हमको विश्वास रखना चाहिए। और आप कांग्रेस तो सबसे ज्यादा खुश होती है जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं। कल अरुणाचल पे दिया है सुप्रीम कोर्ट तो मैं वही कह रही हूँ, अरे अरुणाचल पे दिया है, आपको एक्सपोज कर दिया इस देश की न्याय प्रणाली ने। न्याय प्रणाली हमारी कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है, आप क्या कह रहे हैं? झुके नहीं, मैं ये कह रही हूँ, इनसे भी ये कह रही हूँ कि जो अगर ये आरोप लगाते हैं उनको सीधे से उत्तर, जब उनसे प्रश्न किया गया था गुलाम नबी आजाद साहब से शीला जी के विषय में, तो उनको उसका उत्तर देना चाहिए था, वो घुमा ले गए, वो लेके गए छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। अरे आप अपना चेहरे के विषय में बात करो, आपके पास कोई उत्तर है तो उसका उत्तर दो ना, बाकी के जो मुख्यमंत्री है उनके विषय में आप क्यों बात कर रहे हो? आपका कहना यह है कि किसी आप विपक्ष के हैं तो आप सवाल नहीं उठा सकते। हमारे प्रदेश में आप बात चेहरा लेकर आ रहे हो, आप कौन तो हम तो उसके विषय में बात करेंगे ना। हम बिल्कुल रघुवरदास जी क्या कर रहे हैं, विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। जब वहां चुनाव होगा तब बात करूंगी। देखिए एक चीज बताइए, एक महिला, यहाँ भी 3 महिलाएं हैं आपके समेत, 2 ये हैं, महिलाओं का डोमिनेशन। एक महिला को उतारा कांग्रेस पार्टी ने, और अनिला जी ने शुरू में कहा कि मैं बड़ा सम्मान करती हूँ महिलाओं का। अरे भाई, अब चुनाव आ गया है, अब मुझे लगता है चुनाव मैदान में इस सब की चर्चा होनी चाहिए, और शीला दीक्षित प्रूव करेंगे नहीं प्रूव करेंगे ये कांग्रेस पार्टी की समस्या है, कांग्रेस पार्टी ने रिस्क लिया है। असली सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के इन पार्टियों का खाका क्या है? बिल्कुल, ये खाके पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जरूर लौटते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप लोग भी लौटिएगा। हमने तो कई बार सुना है, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री 3 है, 3.5 है, 5 है। जो लोग 5
मुख्यमंत्री कहते थे, आज वो 3 मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम तो ये कहते थे कि हमने तो मुख्यमंत्री रूप ऐसे रहा कि जैसे लर्निंग मुख्यमंत्री रहे हो, लर्निंग लाइसेंस के साथ किया हो। और समझ लो अगर दोबारा सरकार बन गई और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो वो लर्निंग वाला तो खत्म हो जाएगा। असली रूप में जो काम होगा वो देखने लायक होगा। कम से कम उदाहरण पेश करेंगे कि हाँ समाजवादी के साथ कैसे काम किया जाता है। तो थोड़ी सी नजर हम समाजवादी पार्टी की ओर भी डाल लेते हैं। इससे पहले जो आज ये उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी लिस्ट का ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को एक तरह से कड़ा जवाब दिया है। इटावा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश ने कहा है कि कुछ लोग उन्हें लर्निंग लाइसेंस वाला सीएम समझते हैं। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि मैं हूं, लेकिन जब दोबारा सीएम बनूंगा तो लर्निंग का फेज खत्म हो चुका होगा और दूसरी पारी शानदार होगी। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को मुलायम परिवार का आखिरी शासक बताया है। कल गोरखपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, आपको बता दें कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, वे यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं, उनको जाना है, अब उनको आना नहीं है। उन्होंने केवल अपराध को बढ़ावा देकर यूपी को बर्बाद कर दिया है, वे मुलायम परिवार के आखिरी शासक हैं। बहरहाल ये यूपी में हमने देखा किस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस तरह से ये बयानबाजी चली है। जूही जी, मुख्यमंत्री का एक समय कहना कि लर्निंग लाइसेंस है, लर्निंग प्रोसेस में वो रहे हैं, और फिर अब ये कहना कि मैं दोबारा आऊंगा तो और परिपक्व तौर पर आऊंगा, ये कहीं पीछे भी ले जाता है पार्टी को। जूही जी मैं प्रश्न सुन नहीं पाई। अगर अखिलेश जी बाद में पलटते हैं, लेकिन अगर कह भी देते हैं कि मैं लर्निंग सीएम रहा हूं, मैं क्या ये राजनीति में, राजनीतिक तौर पर ये बयान देना ठीक है क्या? निधि जी, बिल्कुल भी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर ये लर्निंग सीएम पे प्रश्न है तो मैं उसी पर है, जवाब उसी पर दूंगी है कि उसी पर लर्निंग में कोई खराबी नहीं है। हर आदमी को रोज नया चीज सीखना चाहिए, चाहे वो बहुत अनुभवी हो नेता, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सीखना एक तर्क संगत प्रक्रिया का निरंतर प्रयास है। और उन्होंने ये कहा, बहुत बेबाकी से कहा, हम योजनाएं लाते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, कई योजनाएं बहुत इफेक्टिव होती हैं, कई योजनाएं उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो उससे हम सीखते हैं। लर्निंग और परिपक्वता में कोई विरोधाभास मुझे नहीं लगता है, और हमेशा हर आदमी को एक सोच रखनी चाहिए कि हमें कुछ नया सीखना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हम एक तरह से लर्न ही कर रहे होते हैं, लेकिन समझ रहे होते हैं, लेकिन 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता क्या बिल्कुल गैर अनुभवी हाथों में थी? जो इस्तेमाल किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की जनता का, इसको इस तरह से भी तो लिया जा सकता है ना जूही जी? नहीं निधि जी, ये तो जनता हमको 2017 में बताएगी कि वो हमारी योजनाओं से खुश है कि नहीं, लैपटॉप योजना से खुश है कि नहीं, समाजवादी पेंशन से खुश है कि नहीं, हम जो स्वास्थ्य के सेक्टर में काम कर रहे हैं उस पर हमको वोट करेगी कि नहीं, विकास की योजनाएं हम निरंतर लागू कर रहे हैं। तो ये जवाब हमको जनता 2017 में देगी, और बेबाकी से देगी, क्योंकि जनता आजकल स्पष्ट जनादेश दे रही है। जूही जी, क्या अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ये अपने परिवार को एक तरह से संदेश दे रहे थे कि आप लोगों ने मुझे काफी सिखा दिया, अगर अगली बार मैं आ गया तो अब सीखने की स्थिति में नहीं रहूंगा, सिखाने की स्थिति में रहूंगा? 2012 हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ा था, बहुमत की सरकार बनाई थी। जो घोषणा पत्र था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान था, और योजनाएं हमने लागू की। तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर कोई भी, वो परिवार का हो या बाहर वाला हो, कोई सजेशन दे रहा है तो वो हमेशा लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कंट्रोल था और कंट्रोल कम हो गया। लर्निंग का परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, और लगातार एक बहुत ही सख्त और संवेदनशील दोनों ही मुख्यमंत्री, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो 3-4 पावर सेंटर थे। शिवपाल जी का अलग था, राम गोपाल जी का अलग था, मुलायम सिंह जी का अलग था, उनके साथ उनकी सचिव अनीता सिंह जी जो है उनका नाम बार बार आता था। आजम खान साहब अपने आप में बयान देते थे। तो कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर का मैसेज जाना था और जाना ही चाहिए था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया। बड़ा मौका था अखिलेश जी के पास, कोशिश बहुत की होगी उन्होंने, यकीनन की होगी क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिक्स तो परसेप्शन का खेल है, राय क्या बनती। दूसरे जो उत्तर प्रदेश में बड़ा चैलेंज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, वो स्लिप कर गया हाथ से।
और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जिलों में बैठे हुए जो नेता हैं उनका बड़ा रोल रहा है इसको, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, वो जो आपने सवाल किया था उससे रिलेट हो जा रहा है जाके, कि शायद जो उनका पूरा कार्यकाल था वो पूरे उत्तर प्रदेश को समझने में, कार्यप्रणाली देखने में ही चला गया, और वो जिस तरह से परफॉर्म कर सकते थे वो शायद नहीं कर पाए। नहीं, मुझे लगता है इसमें एक रणनीति भी देखनी चाहिए। अखिलेश ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये कार्यकाल तो मैंने सीखा है, मुझे एक मौका और चाहिए, और वो मुझे एक मौका दीजिए जिसमें मैं परफॉर्म करूं। और वो अपना जो अभी जो काम है, जो मेट्रो का काम है, एक्सप्रेसवे के काम है, जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए हैं वाकई, और बड़ी शिद्दत के साथ, खास करके सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से काम हुआ है, तो उसमें उन कामों को साथ में ले जा करके वो एक मौका लोगों से मांगने के लिए कह रहे हैं कि अभी तक मैं लर्निंग था, अब मैं लर्निंग पीरियड पूरा करके पक्का लाइसेंस मुझे जो है दीजिए आप। तो एक तरह से रणनीति भी है। बिल्कुल नहीं निधि, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे जूही जी बोल रही थी और बहुत विस्तार से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि कैसे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि मैं लर्निंग सीएम हूँ, तो ये जो है ये इमेच्योरिटी को सिंबलाइज नहीं करता है, और ये तो उनकी मैच्योरिटी है कि उन्होंने कहा कि नहीं हर दिन आदमी सीखता है। परंतु इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो अखिलेश जी के पिताश्री भी हैं, वो क्यों बारंबार मंच पर ये कहते हैं कि तुम्हारे में मैच्योरिटी नहीं है, तुम्हारे जो नेता है कंट्रोल में नहीं रहते, तुम काम जो है ठीक से नहीं कर रहे हो। तो यहाँ तो ये समझने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष जो कि पिताश्री हैं वो सही कह रहे हैं। बार बार सार्वजनिक तौर पर जो फटकार पड़ती है उन्हें। बिल्कुल। और एक चीज और मैं कंप्लीट कर दूं, मैं सबसे आखिरी में मेरा नंबर है। और जूही जी, आप अभी बात कह रही थी कि किस प्रकार से आपकी पार्टी ने 4-4.5 वर्ष में बहुत सारी जो मैनिफेस्टो में चीजें थी पूरी कर ली। मैनिफेस्टो रटा हुआ है मुझे, और 1/4 काम भी नहीं हुआ है इसका, 1/4 काम भी नहीं हुआ है। और इसी का उत्तर जो है 2014 में इस प्रदेश की जनता ने दिया था। और दूसरी बात जूही जी, जब ये बात कहते हैं अखिलेश जी, विकास विकास विकास, ये 3 विकास जब बोलते हैं हम समझ जाते हैं। एक तो आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा 2017 में शायद लखनऊ में मेट्रो शुरू हो जाए जो केंद्र मदद कर रहा है, तीसरा जो साइकिल के जो ट्रैक बनाए हुए हैं ना, वो तो ये इमेच्योरिटी है, उनको समझाना पड़ेगा। विकास का मतलब ये नहीं होता है, इसीलिए लर्निंग सीएम है, प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है अनिला जी। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां पर अभी, वो कहते हैं कि भाई ये मुलायम परिवार के आखिरी शासक होंगे। ये किस तरह का बयान है? ये किस तरह की शब्दावली है? ये किस तरह का रुख देखा जाए, आखिरी शासक होंगे? इसको थोड़ा जो एक बयानबाजी तमाम नेताओं के बीच में होती है और शायद राजनीति लोकतंत्र में होता है, लेकिन एक संदेश जो दिया जाता है वो शायद समुदायों को दिया जाता है। देखिए, आखिरी शासक का मतलब केवल और केवल इतना होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसका मतलब ये होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। उसी प्रकार से जब ये बोला जाता है कि आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश का शोषण हो रहा है, मैं शोषण शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, चाहे वो अपराधीकरण जो बढ़ा हुआ है हमारे यहाँ वो, या बेरोजगार युवक जो है दर दर भटक रहा है, चाहे वो आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, जो जितने भी किसान हैं वो 100 आंसू रो रहे हैं, आप कुछ भी उठा लीजिए। तो ये इच्छा होती है कि इस प्रकार का अगर कोई भी शासक है तो इससे अच्छा है कि ऐसी समाजवादी पार्टी जो है प्रदेश में ना आए, लोकतंत्र में सबको समाप्त कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अब शायद एहसास हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, आप किसी पार्टी, किसी विचारधारा से देश को मुक्त कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस ने कभी नारा नहीं दिया कि भाजपा मुक्त भारत या कम्युनिस्ट मुक्त भारत, या कम्युनिस्टों ने कभी नारा नहीं दिया। इसी तरह भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने कभी नारा नहीं दिया कांग्रेस मुक्त भारत। भाई, विभिन्न पार्टियां, विभिन्न विचारधाराएं इस देश में रहेंगी और तभी लोकतंत्र चलेगा। तो मुक्त तो आप नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम जनता के सपनों को पूरा करेंगे। और रही बात ये जो मौर्य जी ने कहा, मुझे लगता है मौर्य जी को थोड़ा सा, देखिए, अखिलेश कोई डिक्टेटर नहीं है, अखिलेश कोई वंशानुगत राजा नहीं है, अखिलेश निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और बाकायदा समाजवादी पार्टी चुनाव में जिस तरह भाजपा 283 सीटें लेके केंद्र में सत्ता में है, वैसे ही समाजवादी पार्टी 225 सीटें लेके प्रदेश में सत्ता में है। तो निर्वाचित सरकार है, उसके वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मुलायम सिंह जी के बेटे एक उनको प्रिविलेज मिला है, लेकिन वो पार्टी में पहले सक्रिय थे। तो शासक कहना कि मुलायम परिवार के आखिरी शासक है, ये भविष्यवाणी न मौर्य जी कर सकते हैं इनके बारे में, और न कोई दूसरों के बारे में कर सकता है। इसी बात पे एक ब्रेक, तुरंत लौटूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, आप लोग भी लौटिएगा।
तो बहरहाल अब समय हमारे पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने का ही है और आज जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, समाजवादी पार्टी भी कमर कसी हुई है, बीएसपी अपने आप में तैयार रहती है हमेशा और बीजेपी ने भी अपनी टीम का एक तरह से ऐलान कर चुके हैं। तो इस समय किस तरह से एजेंडा क्या होगा पार्टीज का, यही समझने का एक दो दौर ले लेंगे। विनोद जी, आज जिस तरह से अखलाक का जो मामला है, दादरी वाला मामला सामने आया और वो एक मामला चढ़ेगा, एक तरह से कहा जाता है कम्युनली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने जो टीम्स भी देखी थी वो किस किस का नाम सामने आए थे, उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए एजेंडा साफ है बिल्कुल सब पार्टियों का, जो सियासी खाके की हम बात कर रहे थे। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दो स्तर पर लड़ेगी चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी जी विकास, गवर्नेंस, सुशासन की बात करते हुए प्रदेश की जनता को एक नया सपना दिखाएंगे कि हमको जो है उत्तर प्रदेश को करना है। लेकिन जो दूसरी टीम है, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, ये जो टीम है ये अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको दोनों तरह का वो दिखाना है। समाजवादी पार्टी जो है एक तरफ अखिलेश की छवि वो और प्लस उनका एमओआई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगी। बीएसपी का एकमात्र एजेंडा ये है कि कैंडिडेट्स ऐसे दे दो कि जहां अपनी जाति का वोट लें और दलित वोट लें। कांग्रेस जो है अब अपर कास्ट वोटों की सेंधमारी, मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ना और ओबीसी वोटों में डिवीजन डालने की रणनीति पर काम करेगी। इसलिए राज बब्बर को ओबीसी ग्रुप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, शीला दीक्षित ब्राह्मण ग्रुप में, संजय सिंह राजपूत के रूप में, गुलाम नबी आजाद और नदीम जावेद जैसे लोग मुसलमानों के। इमरान मसूद को क्यों लेकर आया? इमरान मसूद को भी लेकर आया गया मुझसे नहीं, इमरान मसूद का वेस्टर्न यूपी में अच्छा इंपैक्ट है, सहारनपुर में उनका काफी सिर्फ असर है। बयान का इंपैक्ट होगा, बयान का इंपैक्ट होगा ये, लेकिन उनकी अपनी कोई एक तरह से राजनीति तो नहीं, उन्होंने बयान दिया था, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया और उसके बाद से वो कांग्रेस में आने से पहले उनका बयान था, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने ये बात नहीं की। बड़े नेता तमाम, लेकिन मूल बात ये, कृपया आज पे जब टाइम आएगा तो आप बोलिएगा, हर चीज में इंटरव्यू करते हैं आप खामोश हो जाइए, बात सुन लीजिए, आर्गुमेंट से आर्गुमेंट दीजिए ना। मूल बात यह है कि इमरान मसूद ने, अभी एक बाई इलेक्शन हुआ, देवबंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहां से एक मैसेज भी जाता है। बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह चुनाव था, वहां पे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीता, उसमें इमरान मसूद साहब का काफी रोल था। इमरान मसूद का न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दूसरे लोगों में भी असर है। इमरान मसूद या राजेश मिश्रा ईस्टर्न यूपी में एक अच्छा बड़ा फेस है, बनारस से लोकसभा जीत के आए थे 2004 में, या राजा रामपाल है, इस तरह से टीम है। केवल इमरान मसूद की बात करना उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा इमरान के साथ ही पूछा जा रही थी पूरा टीम बनाया इसलिए गया कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से। हाँ, ये भी एक मैसेज बिल्कुल तमाम पार्टियों के में हारे भी थे। और दूसरी बात इमरान मसूद जी की मैं बता दूं कि उनके ऊपर 5 जो है हीनियस क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात इन्होंने कहा राजबल जी के बारे में, केशव प्रसाद मौर्य पे तो नहीं शायद हीनियस क्राइम नहीं है, उनके ऊपर कोई तो नहीं चल रहा है, क्राइम है। आप फर्क समझिए, फर्क समझिए। राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, एक मिनट केवल आपकी बात, राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री, पूरा करने दीजिए, राजबल जी का नाम लिया, ये वही हैं जिन्होंने संसद में प्रश्न उठाने के लिए पैसों की डिमांड की थी और ये कहा था कि जितना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, और इनको निकाल दिया गया था पार्लियामेंट से। दूसरी बात राजा रामपाल जी, राजा रामपाल। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी टोली है जिस प्रकार की मैंने शुरुआत में कहा था ना कि एक से एक छाट के रखे हुए इन्होंने अपनी कमेटी में। बात कर दूं, राजनाथ सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए, राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 19 अपराधी उनकी सरकार में मंत्री थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मंत्री थे उन पर 32 आरोप थे, जिसमें हत्याएं भी शामिल थी। राजनाथ सिंह जी की चर्चा कर रहा हूँ, उसमें ऐसे मशहूर लोग थे, ऐसे मशहूर लोग थे कि सीएम खोज रही थी। आप क्या बात कर रही हैं? इमरान मसूद की छवि बहुत अच्छी है, ऐसी छवि वाली, अच्छी छवि बताते हैं तो खराब छवि क्या होती है? छवि में बोल रहे हैं, कोई उसमें सब शामिल है छवि के मामले में सब। जूही जी, जो पार्टी, आपके पार्टी का क्या एजेंडा होगा कि जो वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, उसी को इकट्ठा करके आगे चले, या फिर सतही तौर पर विकास की बात कही जाएगी? निधि जी, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है शासन, वो तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पे हम योजनाएं अपनी लेकर आ रहे हैं। ये भी गलत सूचना है कि हमारा मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ जमीन पर है। 2.5 साल की सरकार भाजपा की भी हो जाएगी और इनको भी जनता को जवाब देना पड़ेगा कि जो सांसद यूपी से गए थे उन्होंने यहाँ क्या क्या किया। खैर, हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता
हमें स्पष्ट जनादेश देगी। बाकी सब पार्टियों का, चाहे वो बाई इलेक्शन हुए तब भी ये लोग नहीं जीते, एक सीट कहीं जीत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें भी हम जीते और हम फिर बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप सभी बहुत जूही जी, आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई में राजनीति किस तरह से अब गरमाना शुरू हो गई है उसका अंदाजा आज हमें स्टूडियो में लग ही गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग बड़ी खबर में ले रहे हैं, उसके बाद जो एजेंडेज हैं, जो सवाल बनेंगे, जो मुद्दे बनेंगे, उसी एक मुद्दे से जुड़ी हुई खबर भी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। जरूर लौटिएगा बड़ी खबर में। दादरी में अखलाक के परिवार पर गौहत्या का केस दर्ज होगा। ये आदेश ग्रेटर नोएडा की अदालत ने दिया है। हालांकि इस मामले का कोई भी असर अखलाक की हत्या की जांच पर नहीं पड़ेगा। बीते साल सितंबर में अखलाक को दादरी के बिसाड़ा गांव में उसके घर से निकालकर मार दिया गया। अब उसके परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ गोहत्या के मामले में केस दर्ज होगा। 3 महीने की सुनवाई के बाद ग्रेटर नोएडा की कोर्ट ने जारचा थाने को आदेश दिए हैं कि मामला दर्ज करके जांच रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था ना, वो माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और आदेश पारित कर दिए हैं। थाना जारचा मुकदमा कायम करे गौवध का और उसकी विवेचना करे। मोहम्मद अखलाक को घर में गोमांस रखने के शक में एक भीड़ ने मारा था। पहली रिपोर्ट में बताया गया कि ये गोमांस नहीं था, लेकिन इस साल अप्रैल में मथुरा की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ट के लिए भेजा गया मांस गोमांस ही था। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बिसाड़ा के रहने वाले सूरजपाल ने मोहम्मद अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज कराने की याचिका लगाई थी। अभी औपचारिक तौर पर आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, न ही हमने उसको पढ़ा है, लेकिन जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी पुलिस गुर्द उसके आधार पर, मेरिट्स के आधार पर इन द लाइट ऑफ एविडेंस कार्रवाई करेगी। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि मोहम्मद अखलाक की हत्या के मामले में नाबालिग समेत 19 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने अखलाक के परिवार के 6 लोगों के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज कर जांच करने को पुलिस को कहा है। हालांकि इस पूरे मामले का मोहम्मद अखलाक की हत्या का जो केस चल रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन दीवान सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।